अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त सारे देखने वाले खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक विज़िट वीज़ा पे है कि कनाडा का विज़िट वीज़ा कैसे मिलता है और किन किन को मिलता है, और अगर कनाडा का विज़िट वीज़ा आप लेके आ जाते हैं तो क्या कनाडा में विज़िट वीज़े को वर्क परमिट में चेंज कर सकते हैं या इधर काम की सेटिंग बन जाती है। ये सवाल बहुत सारे दोस्त टिकटॉक पे भी कमेंट में भी आके पूछते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम के ग्रुप में भी बारहा ये सवाल पूछा जा चुका है, और इसका आंसर भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों को समझ नहीं आती। तो एक बार फिर मैं बात करूँगा कि कनाडा का जो ट्रक ड्राइवर का वर्क परमिट है, या कारपेंटर का, शेफ़ का, सबवे सुपरवाइज़र का, सबवे सैंडविच मेकर का, और अगर नर्सिंग में आप आना चाहते हैं तो उसकी उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या होना है, कैसे आप एलिजिबल हैं। तो जब जैसा कि मेरा एक दोस्त जो कि शारजा सज्जा में रहता है, पिछले 7-8 सालों से डायरेक्ट मेरे राब्ते में है, हम एक साथ ट्रक पे काम करते थे, और पिछले 2 सालों से मैं उसको यही बोल रहा हूँ कि मेरे भाई इंग्लिश कोर्स आइल्स कर लो और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है, आपके पास एफए की सनत भी है। आप सिर्फ इंग्लिश कोर्स कर लें और मैं आपकी फ़ाइल जो है लगवा देता हूँ, आपका केस लगवाता हूँ, और आप इंशाल्लाह कनाडा में होंगे 6 महीने के अंदर अंदर, अगर आप मुझे इंग्लिश कोर्स करके देते हैं तो। लेकिन हर बार उसका यही होता है कि अच्छा मैं कुछ करता हूँ। 2-3 दिन पहले उसकी फिर मुझे कॉल आई, कहता है कि तौसीफ यार एक मशवरा करना था। मैं हाजिर, मैं ताबेदार, मैं भरावां दा नौकर, दसो की कर सकना। मुझे कहता है कि यार एक बंदा है इधर एजेंसी वाला, वो डन बेस पे मुझे 60,000 दिरहम में कनाडा का विजिट वीज़ा दे रहा है। तो अगर मैं विजिट वीज़ा लेके आ जाता हूँ तो क्या मेरा काम हो जाएगा, मुझे उधर काम मिल जाएगा, मेरा विजिट वीज़ा वर्क परमिट में चेंज हो जाएगा। तो भाइयों, जो विजिट वीज़ा है वो वर्क परमिट में चेंज हो जाता है आप अगर आप आते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें जैसा कि अगर ये भाई पिछले 2 सालों से बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा है, अगर पिछले 2 सालों से डेली के 10 मिनट इंग्लिश पे लगाता ना, तो आज इसकी इंग्लिश जो है वो 7 बैंड वाली हो जानी थी या 6 बैंड वाली। लेकिन नहीं, इसने बस वही 2 नंबर तरीके से या किसी कोई ऐसे शॉर्टकट ढूंढने के चक्करों में है, उस शॉर्टकट ढूंढने के चक्करों में ही 2 साल ऑलरेडी वेस्ट कर चुका है ये बंदा, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में मुझे कहता था, जब मैंने शुरू किया मैंने बोला यार चल इकट्ठे इंग्लिश कोर्स करते हैं और इकट्ठे केस देते हैं, चलते हैं। बोला नहीं नहीं तुम जाओ पहले, मैं आपके पीछे पीछे, और अभी अभी ये विजिट वीज़े की इन्फॉर्मेशन ले रहा है। कोई बात नहीं है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह आप लोगों तक ज़रूर पास करूँगा। तो टॉपिक पे वापस आते हैं कि डन बेस पे 60,000 जो है वो बंदा कह रहा है। फ़र्ज़ करें वो बंदा 60,000 में आपको विज़िट वीज़ा दे देता है, आप विज़िट वीज़ा पे कनाडा पहुंच जाते हैं। जैसा कि दुबई में जब विज़िट वीज़ा पे बंदा आता है तो बंदे को जब स्टेटस विज़िट वीज़ा से वर्क परमिट में या स्टडी परमिट में, ये जब कोई स्टेटस चेंज करना तो हमेशा एग्ज़िट होता है बंदा। दुबई से हम मस्कत जाते थे, एग्ज़िट करके उसी दिन फिर एंटर होके नया वीज़ा जो है लेके आ जाते थे। इधर भी कनाडा में, अमेरिका में भी यही सिस्टम है। अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हो तो आपको स्टेटस चेंज करने के लिए एग्जिट होना पड़ेगा वर्क परमिट जब आप करते हैं। तो जब हम वर्क परमिट लेने के लिए 2 साल का कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे जाएंगे, जो आगे ऑफिसर बैठा होगा ना जिसने हमें वर्क परमिट देना है, इमिग्रेशन ऑफिसर, वो इंग्लिश में बात करता है, उसको हरगिज उर्दू, पंजाबी या अरबी नहीं आती। तो जब आप उसके सामने जाएंगे, वो जान बूझ के आपके साथ जो है वो मुश्किल वाली इंग्लिश बोलेगा, वो जो है हाई फाई वोकेबलरी यूज़ करेगा आपसे इंग्लिश में बात करने के लिए, क्योंकि उसे आपकी इंग्लिश चेक करनी है, ठीक है। अगर तो उसकी इंग्लिश में वो जब आपसे बात कर रहा है, आपको उसकी इंग्लिश समझ आ रही है, आप उसको उसके साथ बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछता है आप रिप्लाई देते हैं, आंसर करते हैं, तो फिर वो आपको वर्क परमिट दे देगा। आपको वर्क परमिट भी मिल गया। वर्क परमिट के बाद हर एक प्रोविंस है, जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया है, अल्बर्टा है,
टोरंटो ओंटारियो है। 1 साल के बाद मसलन ब्रिटिश कोलंबिया में जब आप 9 महीने काम करते हैं, 9 महीने के बाद जब आपने पीआर के लिए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आपके लिए फिर इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, इंग्लिश प्रूफ देना है। और इधर ब्रिटिश कोलंबिया में फिर आपको वही 5 बैंड चाहिए होंगे, 5 बैंड प्लस 1 साल का इधर का एक्सपीरियंस से, उसके अलावा आपकी एजुकेशन के पॉइंट प्लस आपके जो पीछे 5 साल दुबई में काम किया वो, ये सारे मिला के ना तो फिर जाके आपकी फाइल जो है वो पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए, कुछ आसान लफ्ज़ों में आपने और आपको मिनिमम 4 बैंड जो हैं वो इंग्लिश के चाहिए होंगे आइल्स में। तो भाइयों, अगर आप अभी इस इंग्लिश कोर्स आइल्स से डर के विजिट वीज़े पे इतना पैसा लगा रहे हैं, वेस्ट करना चाहते हैं 60,000, तो जब आपने इधर आना है तो इंग्लिश कोर्स आइल्स से आपकी जान फिर भी नहीं छूटनी। परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए आपको एक बार फिर इंग्लिश कोर्स का प्रूफ देना पड़ेगा। मैं अपना बताता हूँ आपको, 2 चीज़ें बताऊँगा। जब मैंने अप्लाई किया था, मैंने इंग्लिश कोर्स उधर से आइल्स किया था और मेरे साथ 5 बैंड आए थे। जब मैं इधर पहुँचा तो वो 2 साल का होता है, मेरा एक्सपायर हो गया था। जब इधर मैंने फिर पीआर परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई की तो मैंने फिर इंग्लिश कोर्स आइल्स जो किया था फिर मेरे 6.5 बैंड आए थे। तो आप कितना चीज इससे भागोगे? तो एक जेन्युइन या सीधा सीधा जो तरीका है वो यही है कि 2 साल का एक्सपीरियंस करें, इंग्लिश कोर्स आइल्स में 5 बैंड करें और आराम से डायरेक्ट वर्क परमिट पे आएँ, बगैर किसी टेंशन के, किसी हेडेक के इधर काम शुरू करें। और इसके बाद वो जो मैंने बोला कि ऑफिसर आपसे इंग्लिश में बात करता है, तो जिस दिन मैं आया था, मैं वैंकूवर एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था, तो जो ऑफिसर था उसने मुझसे इंग्लिश में बात की, किधर आए, कैसे आए, ये वो पूरा मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए। ठीक है, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद फिर मुझे बोलता है जा मज़े कर। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो फिर पंजाबी में मुझसे बात करता है। वो इंडियन पंजाबी लड़का था। इधर इमिग्रेशन ऑफिसर, पुलिस में इमिग्रेशन ऑफिसर, हर पोस्ट पे पंजाबी हैं, लेकिन जब उन्होंने आपको चेक करना है ना, बात करनी है, तो वो आपसे इंग्लिश में ही बात करेंगे। जब उसने जो कुछ मुझसे पूछना था, जो कुछ उसने चेक करना था, उसने इंग्लिश में पूछ लिया, लेकिन उसके बाद फिर उसने लास्ट में मुझसे पंजाबी में बात की। तो इंग्लिश बेहद ज़रूरी है। उसके बाद कुछ भाई ग्रुप में और पर्सनल मैसेज करके बार बार एक ही चीज़ पूछते हैं कि भाई हम बाइक राइडर हैं तो हमारा कुछ हो सकता है। सॉरी यार, बाइक राइडर की कोई कैटेगरी नहीं है। फिर कुछ भाई बोलते हैं कि भाई हमें टैक्सी का जो है वो वर्क परमिट मिल रहा है, टैक्सी का वीज़ा मिल रहा है, वो 1.5 लाख में हमें टैक्सी का वीज़ा दे रहा है और $3500 $4000 सैलरी बोल रहा है। तो भाई ये सरासर फ्रॉड है। इधर टैक्सी की भी कोई कैटेगरी इमिग्रेशन में नहीं है। हाँ, अगर आप इधर आते हैं, आने के बाद आप पीआर हो जाती हो, तो फिर आप चाहे टैक्सी चलाओ, ऊबर चलाओ, जो मर्जी है चलाओ, जो मर्जी है काम करो, अपना बिजनेस शुरू करो। ठीक है, उसके बाद फिर इंग्लिश कोर्स पे फिर आते हैं कि सपोज करें कि अगर आप शादी करके आ जाते हैं किसी से, जैसे कि कुछ लोगों के साथ ये हुआ है, वो शादी करके आ जाते हैं, 2 4 6 महीने वाइफ के साथ रहते हैं, या उन्होंने शादी इसी मकसद के लिए की होती है कि हमने जाके उधर क्या करना है कि एक बार कनाडा पहुंच गए तो हम लड़की को छोड़ देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी या बैक होम मैरिड होते हैं या उनकी एंगेज हुई होती है। जैसा कि कुछ दिन पहले एक पठान भाई ने मुझे मैसेज किया कि यार पहले सारी इन्फॉर्मेशन लेता रहा, फिर बोलता है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, 2 साल का एक्सपीरियंस करो। तो एक लड़की के साथ मेरी चल रही है ऐसे बातचीत, तो अगर वो मैं उससे शादी करके आ जाऊँ तो फिर क्या सीन है, मुझे काम मिल जाता है। अगर आप शादी करके आ जाते हैं, डायरेक्ट पीआर पे आप आए के ग्रीन कार्ड पे, परमानेंट रेजिडेंस पे आप इधर पहुंच जाते हैं, जब आपने फिर सिटीजन के लिए अप्लाई करना है ना, एक बार फिर आपको इंग्लिश कोर्स का जो है वो प्रूफ देना पड़ेगा इंग्लिश का। तो मेरे शहजादे वीर, कान इधर से पकड़ें या कान उधर से पकड़ें। अपनी पंजाबी की भी कहावत है कि सरांदी सो वो पांदी सो वो लक विशकार ही हमने। आप जो मर्जी अगर लो, एंड ऑफ द डे फिर आपने इंग्लिश कोर्स आइल्स करना है तो आपको कनाडा का वीज़ा या कनाडा की पीआर मिलनी है।
ठीक है। उसके बाद बाकी कुछ सलोन वाले भाई पूछते हैं कि मैं सलोन का काम करता हूँ, बार आप यही पूछते हैं कि भाई हम मैट्रिक नहीं आती, मैट्रिक नहीं की है, इंग्लिश नहीं आती, और उसके ऑलरेडी आपको रिप्लाई कर चुका हूँ। तो उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने इंग्लिश कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, एफए भी है, और कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट की तफसील कुछ इस तरह है। पाकिस्तान से आपको पाकिस्तान का पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट, पाकिस्तान से अपनी यूनियन काउंसिल से डेट ऑफ बर्थ एज पर योर पासपोर्ट और योर एजुकेशन डॉक्यूमेंट सेम मैच करनी चाहिए। अक्सर जैसे जो 90 के हैं या 80 के बॉर्न हैं, उनका हमारे दादा लोग जाते थे सीधे जाके ऐसे ही अट्टे सट्टे में जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखवा देते थे, और बाद में स्कूल हमें दाखिल करवाने के लिए हमारे अबू चले गए, अम्मी चली गई, और स्कूल दाखिल करवाते थे। तो स्कूल की डेट ऑफ बर्थ और उसमें और, तो वो डेट ऑफ बर्थ जो है सेम चाहिए। फिर एक बार पुलिस क्लियरेंस, डेट ऑफ बर्थ यूनियन काउंसिल से, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में, आपके नाम पे या आपके अब्बू के नाम पे कोई एक प्रॉपर्टी, चाहे थोड़ी है ज़्यादा है, उसमें कोई मैटर नहीं करती, इंग्लिश में प्रॉपर्टी एविएशन ऐसा कुछ वो लेटर मिलता है, वो आपको चाहिए होगा। उसके अलावा अगर आप दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, कतर में, बहरीन में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस लेटर, उसका एक एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये बंदा हमारे साथ काम कर रहा है और इसकी सैलरी इतनी है और फलान डेट से कर रहा है। ये अलग अलग 2 पेपर होते हैं ये। उसके अलावा जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो, कतर, बहरीन, माल्टा, मस्कत, ओमान, कुवैत, उसकी पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट वो आपको चाहिए होगी। उसके अलावा आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू है, जिस कंट्री का भी ड्राइविंग लाइसेंस की आपको हिस्ट्री चाहिए होगी, या ड्राइविंग लाइसेंस का अब्स्ट्रैक्ट लेटर होता है, ये भी बोलते हैं, वो आरटीए से मिलता है, आरटीए में जाके, जिसमें ये शो होता है, ऊपर राइट साइड में आपकी पिक्चर लगी होती है, नीचे आपका पासपोर्ट नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब इशू हुआ है, कब एक्सपायर हुआ है, वो आपको चाहिए होगा। तो उसके अलावा दुबई से आपकी लास्ट 3 महीने की पे स्लिप, सैलरी स्लिप, वो चाहे आपकी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है तो वो बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे तो उसमें शो हो जाती है। अगर आपकी बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होती, आपको कंपनी बाई हैंड देती है, तो आपको कंपनी से एक उनके लेटर हेड पे बनवा के ना सैलरी सर्टिफिकेट कि मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ फरवरी और मार्च इसकी ये इस बंदे की इतनी सैलरी आई है, नीचे स्टैम्प। और उसके बाद ये कोई कहीं भी नहीं लिखा कि आपकी सैलरी 5,000 आती है या आपकी सैलरी 10,000 आती है या आपकी सैलरी 2,000 आती है। नहीं, सैलरी का प्रूफ देने का मकसद ये होता है सिर्फ और सिर्फ कि आप इस कंपनी के साथ वाकई काम कर रहे हो, आप इस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट हो, और यही डॉक्यूमेंट है। अगर आपका इंग्लिश कोर्स आइल्स रेडी हो जाता है तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट रेडी करना है। ये डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आपके पास अगर एक जेन्युइन कंसल्टेंट नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे मेरे ग्रुप में रब्ता करें, इंशाल्लाह उधर मैं आपके साथ नंबर शेयर करूँगा। और उसके अलावा एक बार फिर अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि किसी एक इंसान का भला हो सके। और हर चीज़ का एक सदका होता है, और मैं समझता हूँ कि आप अगर आपको कोई नॉलेज है तो आपका इल्म का सदका यही होगा कि आप अपने इस नॉलेज को आगे जो है वो दूसरों तक पहुँचाएँ। बहुत सारे दोस्त भाई ऐसे हैं जो कनाडा पहुँच के अपने नंबर चेंज कर लेते हैं और उसके बाद दूसरे लोगों के लिए वो जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देते, रास्ता बंद कर सकते हैं। इसके अलावा यार एक और चीज़ ये है कि नेकी का कोई डोर नहीं है। उसकी एक मिसाल आपको मैं देता हूँ। एक भाई इधर आए थे कनाडा में, उनको पिक किया, अपने साथ रखा, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल में उनको जो है वो दाखिला लेकर दिया, उधार पे उनका ड्राइविंग लाइसेंस बना। अभी वो बंदा जो है अपने अखराजात पूरे कर रहा है, वो ड्राइविंग स्कूल वाले को पैसे नहीं दे रहा। भाई इसमें मेरी बेइज्जती नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती है। उस ड्राइविंग स्कूल वाले ने तो बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी लोग पैसे ही नहीं देते, मैंने एक के साथ ऐसा किया। तो प्लीज़ अगर आपको बंदा कोई आपके साथ कोई नेकी करता है, आप उसके साथ कोई वादा करते हो कि भाई हम इस डेट पे पैसे दे देंगे, तो प्लीज़ दे दिया करें ताकि इससे पीछे आने वाले लोगों का रास्ता ना बंद हो।
ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आपका जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो मेरी इंस्टा आईडी जैसे आप ओपन करेंगे यूनिक सीफी के नाम पे है, जिधर ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा है पेरेंट इज द मेन फैक्ट ऑफ सक्सेस, उसके नीचे एक ब्लू कलर का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। और इंशाल्लाह उधर और मेरे बहुत से सीनियर भाई, कैसर भाई, एहसान अकरम गोंदल, बाबर अली राम, फ़हीम भाई, बहुत अच्छे अच्छे लाइक जिनको बहुत नॉलेज है कनाडा के वीज़ा के हवाले से और दुबई से पेपर वर्क कैसे रेडी करना है, वो मौजूद है उस ग्रुप में। अगर मैं आपको तो रिप्लाई ना कर सका तो वो भाई आपको रिप्लाई देंगे इंशाल्लाह। और बाकी जहाँ रहें खुश रहें। एक बार फिर वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर करें, और जो भी आपका क्वेश्चन है आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना के। और बाकी जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।